प्रश्न नंबर 1। बच्चा दूध ही नहीं चांदनी भी पी रहा है। चांदनी भी माँ जैसी पुलक, स्नेह और ममता दे रही है। इस पंक्ति का आशय हमें स्पष्ट करना है जो हमारे पाठ से लिया गया है। चांदनी रात में खाट पर लेटकर जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब बच्चा केवल माँ का दूध ही नहीं पी रहा होता, वह साथ में चांदनी का पान भी कर रहा होता है। उसे वह चांदनी माँ के समान ही ममता और पुलक प्रदान करने वाली होती है। तो कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे खुली रात में जब चांदनी यानी कि चांद की रोशनी का जब प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ का एक माहौल और दृश्य जो है लेखक यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि उस चांदनी रात में एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो उस दूध पीने की प्रक्रिया के साथ साथ बच्चा जो है चांदनी भी ग्रहण कर रहा है, और वो चांदनी वैसा ही प्रभाव डाल रही है जैसे कि यहाँ पर एक दूध पिलाती माँ, वैसे ही चांद से मिलने वाली चांदनी और बच्चा दोनों से ही पान कर रहा है, माँ से दूध का और चांद से चांदनी का। तो इस तरीके से इस पंक्ति का यही अर्थ हुआ कि यहाँ पर बच्चा जो है दूध पीने के साथ साथ वो चांद की चांदनी भी पी रहा है। प्रश्न नंबर 2। कसेरिन कौन थी और उसके साथ बिस्नाथ का क्या संबंध था? जब पाठ में बिस्नाथ की चर्चा की गई है, उसके विषय में जानकारी दी जा रही है, तो साथ में वहाँ पर हमें कसेरिन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि वो कौन थी और उसके साथ बिस्नाथ का क्या संबंध है। तो कसेरिन बिस्नाथ के पड़ोस में रहने वाली दाई थी। दाई जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया, तब 3 वर्ष की आयु में बिस्नाथ को कसेरिन ने ही पाला पोसा। यानी एक छोटा भाई या बहन आने के बाद जब माँ के दूध पर उनका अधिकार हो जाता है, तो उससे बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है परिवार किस तरीके से एक बच्चा जो है अपने आप को नज़रअंदाज सा महसूस करता है, वहाँ पर बिस्नाथ को कसेरिन ने ही जो है पाला पोसा है। वह उसके साथ लेटकर ही चांद को देखता था, अर्थात माँ का स्थान अब कसेरिन ने ले लिया था। तो कसेरिन कौन थी? कसेरिन जो है वो बिस्नाथ के पड़ोस में रहने वाली एक दाई थी, जो कि अब बिस्नाथ का छोटा भाई होने के बाद से माँ के दूध पर जब उसका कब्जा हो गया, तो वो कसेरिन के साथ समय व्यतीत करने लगा। माँ की जगह उसने ले ली और माँ के साथ के बजाय अब वो कसेरिन के साथ जो है चांद को देखता था। प्रश्न नंबर 3। लेखक के गांव में पूरब टोले के तालाब में खिले हुए कमल का प्रयोग गांव में किस प्रकार किया जाता है? पूरब टोले मतलब पूरब दिशा का जो आप कह सकते हैं माहौल, समाज, जो भी वहाँ पे बसावट है। तो लेखक के गांव में जो पूरब का टोला है, उसके तालाब में जो कमल के फूल खिले हैं, उस कमल का प्रयोग गांव में किस प्रकार किया जाता है? तो कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं। जो कमल के पत्ते होते हैं, कमल पत्र जो होता है उसको पुरैन भी कहा जाता है, जिस पर गांव में भोजन परोसा जाता है। कमल की नाल को भसीन कहते हैं। सामान्यतः अभी भी गांव में कमल ककड़ी को नहीं खाया जाता, परंतु कमल का जो बीज है वो गट्टा अवश्य खाया जाता है। तो इस तरीके से जो कमल है और जो उसके पार्ट्स हैं, उसको इस तरीके से गांव में अभी भी यूज में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 4। एक बच्चे का अपनी माँ के साथ किस प्रकार गहरा संबंध जुड़ जाता है? बिस्कोहर की माटी इस पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो जैसा कि इस पाठ में हमने पढ़ा है, एक बच्चे और माँ के बीच का जो संबंध है और वो किस तरीके से पनपता है, तो ये इस पाठ के माध्यम से हमें कैसे पता चल रहा है, इसका उत्तर हमें देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। इसी दूध का बच्चे के व्यक्तित्व और उसके संस्कारों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चा दूध पीते वक्त कभी माँ को काटता है तो कभी लात भी मारता है, परंतु माँ उसे अपने साथ चिपकाए रखती है। उसके पेट से चिपक कर वह उसकी गंध और स्पर्श को भोगता है मतलब ग्रहण करता है। इन्हीं सब कारणों से माँ और बच्चे का संबंध जो है अटूट हो जाता है। तो माँ और बच्चे का संबंध क्यों अटूट हो जाता है? क्योंकि माँ जो है अपना दूध पिलाती है बच्चे को, उससे पाल पोस कर बड़ा करती है, और माँ के दूध को ग्रहण करके ही, उसके ही गंध और स्पर्श को भोग कर ग्रहण करके जो है बच्चा पनपता है, पलता है, बढ़ता है। और इस प्रक्रिया के दौरान माँ और बच्चे जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, उनका जो संबंध है वो अटूट सा हो जाता है। प्रश्न नंबर 5। कोइया किसे कहते हैं? कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है। जल पुष्प यानी जल में खिलने वाला पुष्प, पुष्प यानी फूल। इसे कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम भी है कुमुद और कोका बेली।
यह जल में उत्पन्न होता है। शरद ऋतु में जहाँ भी पानी होता है वहाँ यह जल पुष्प स्वतः ही यानी अपने आप से ही उग जाता है। कोइया बिस्नाथ के गांव में बहुत उगता है, और ये कोइया जिसके विषय में पूछा जा रहा है ये बिस्नाथ के गांव में बहुत होता है, इसलिए इसकी चर्चा भी पाठ में की गई है। इसको कुमुद और कोका बेली भी कहते हैं, और ये शरद ऋतु में बड़ी ही आसानी से उग जाते हैं, और साथ ही ये जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है। प्रश्न नंबर 6, कोइया के संबंध में लेखक को क्या भ्रम था और वह भ्रम किस प्रकार टूटा। जो कोइया है जिसके संबंध में हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है, उसके संबंध में लेखक जो है उनको क्या भ्रम था, यानी कि संदेह था, जानकारी प्रॉपर नहीं थी, वह भ्रम किस प्रकार टूटा। कोइया के विषय में लेखक को यह भ्रम था कि यह जल पुष्प केवल उसके गांव में ही उगता है। तो लेखक को ऐसा पहले लगता था कि ये जो जल पुष्प है सिर्फ उसी के गांव में होता है, परंतु उसका ये भ्रम उस समय टूट गया जब वह एक बार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते समय पंजाब में रेलवे लाइन के दोनों ओर कोइयों को खिले हुए देखता है। तो जो लेखक का भ्रम था वो यही था कि उसको लगता था ये फूल जल पुष्प जो है सिर्फ उसी के गांव में होते हैं, लेकिन जब वो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलता है और पंजाब के रेलवे लाइन पर वो दोनों ओर कोइयों को देखता है तो उसका ये भ्रम टूट जाता है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं, बिस्नाथ पर क्या अत्याचार हो गया था। प्रश्न नंबर 7, बिस्नाथ अभी छोटे थे, माँ के दूध का सेवन ही कर रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। यानी बिस्नाथ जो है अभी उम्र में बहुत छोटे हैं और माँ के दूध का सेवन करते हैं, अभी वो इसी उम्र में है, लेकिन अभी उसके छोटे भाई का भी जन्म हो चुका है। छोटे भाई के जन्म के कारण उन्हें माँ का दूध मिलना बंद हो गया है। अब माँ का दूध सिर्फ छोटा भाई पीता है। बिस्नाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं, यानी बिस्नाथ को अब ऐसा लगता है कि उसके साथ अत्याचार क्या हो रहा है, उसके साथ ये गलत हो रहा है क्योंकि उसे माँ का दूध नहीं मिल रहा। माँ का दूध ना मिलना उसके लिए अत्याचार के समान ही था। छोटा भाई माँ का दूध पीता और बिस्नाथ को गाय के दूध पर निर्भर रहना पड़ता, और इस तरीके से बिस्नाथ को ये अपने ऊपर होते हुए अत्याचार के समान लगता है जब उसके छोटे भाई का पूर्ण अधिकार हो जाता है माँ के दूध पर। प्रश्न नंबर 8, कोइया किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। कोइया जो है एक जल पुष्प है, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में ही पढ़ा है। कोइया जो है एक जल पुष्प है, जल पुष्प यानी जल में खिलने वाला एक फूल। यह पुष्प अधिकतर वर्षा ऋतु में ही पाया जाता है। जब वर्षा के जल से पोखर, तालाब और गड्ढे भर जाते हैं तो उसमें कमल अपने आप ही उग जाते हैं। उसे कोइया की बेली भी कहा जाता है। रेलवे लाइनों के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में वर्षा का पानी भर जाता है जिसमें कोइया खिलता था। चारों ओर कोइया ही कोइया दिखाई देती हैं। शरद ऋतु की खिली चांदनी में सरोवर के जल में चांदनी का प्रतिबिंब और कोइया के पत्तों का रंग एक जैसा दिखाई देता है। अब जब लेखक बता रहे हैं अपने अनुभव से कि जब शरद ऋतु होती है तब उस दौरान चांदनी रात में सरोवर के जल में जो चांदनी का प्रतिबिंब पड़ता है और कोइया के पत्तों का जो रंग होता है वो एक जैसा ही दिखाई देता है। कोइयों में से एक अजीब तरह की गंध आती है, उसमें एक अलग सी ही खुशबू होती है। प्रश्न नंबर 9, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि लेखक ने माँ और बच्चे के संबंध पर क्या क्या कहा है। लेखक ने माँ और बच्चे का जो संबंध है, अटूट संबंध है, उस पर क्या अपने माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ के बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। ये पंक्ति जो कि पाठ से ली गई है, इस कथन पर हमें अपने जो मानवीय मूल्य है उस पर प्रकाश डालना है। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न को कितने तरीकों से इस्तेमाल करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और उसके उत्तरों को भी समझना है, रटना नहीं है। चीज़ें समझना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकती हैं। तो इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। अब इसको इस पाठ के आधार पर प्रकाश डालना है इस बात पर। कहने का अर्थ है कि लेखक ने बताया है जो कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो इसका क्या अर्थ है? माँ तथा बच्चे का जो रिश्ता है वो बहुत ही अनूठा होता है, अनोखा होता है। उसकी तुलना किसी अन्य संबंध से नहीं की जा सकती। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के जैसा होता है। माँ का दूध उसकी सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बचपन में वही उसके लिए पौष्टिक भोजन होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और जब
उसका जन्म हुआ ही होता है तो सब कुछ उसके लिए वो माँ का दूध ही होता है। माँ बच्चे को अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाती है। बच्चे को जब माँ का दूध नहीं मिलता तो वह रोता है और माँ को मारता है। कभी वह माँ से चिपकता है तो कभी उसे पैर मारता है। ये सब क्रियाएं जो है माँ को बहुत अच्छी लगती हैं। वह अपने बच्चे को बहुत प्यार भी करती है, उससे वो अपनी स्नेह छाया से दूर नहीं होने देती और इस तरीके से वो अपने लाड प्यार के साए में उसे पालती है। बच्चे के द्वारा काटे जाने पर भी वह उसे ममता भरे भाव के साथ दूध पिलाती है। बच्चा दूध पीते पीते उसे माँ को काटता भी है, लेकिन माँ जो है बहुत ही प्यार से अपनी ममता को से उसको पालती है, जो उसका बच्चे के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने और आत्मीयता के भाव को प्रकट करता है। वही बच्चा मार खाने के बाद भी माँ से चिपका रहता है, जो उसकी माँ के प्रति आस्था और विश्वास को उजागर करता है। और इतना कुछ बच्चा जब पैर मारता है, माँ को काटता है दूध पीते हुए भी, माँ फिर भी प्यार करती है, तो इसी में बच्चे का अपनी माँ के प्रति विश्वास जो है और भी दृढ़ होता चला जाता है और इसी से उनका संबंध जो है अटूट होता चला जाता है। माँ की गोद में लेटकर बच्चे का माँ का दूध पीना जो है चेतन होने यानी मानव जन्म लेने को सार्थकता भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है जो बच्चे को बहुत कुछ समझा जाता है, वही उसकी असल सार्थकता है। प्रश्न नंबर 10, गर्मी और लू से बचने के लिए उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? तो पाठ में हमें गर्मी और लू से बचने की बहुत सारी बातें बताई हैं, उसी के आधार पर हमें यहाँ पर भी वो चीज़ें बतानी है और क्या हम उन उपायों को पहले से जानते हैं इसकी भी जानकारी देनी है प्रश्न में के उत्तर में। गर्मी और लू से बचने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। गर्मी और लू से बचने के लिए कच्चे आम को खाना बहुत फायदेमंद होता है। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी में मिलाकर उसका शरबत पीना, शरीर में लेपना या नहाना भी उपयोगी रहता है। तो ये सभी जानते हैं। दूसरा है, गर्मी और लू से बचने के लिए प्याज का सेवन भी किया जाता है। लू से बचाने में प्याज बहुत सहायक होती है, इसलिए बच्चों की धोती या कमीज में प्याज की गांठ बांधी जाती है। ये भी एक बहुत वेल नोन फैक्ट है जिसको हर कोई जानता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर जो इसका एक और बताया गया है गर्मी और लू से बचने का एक और तरीका, वो ये है कि हम भी लू से बचने के इन उपायों से परिचित हैं और कुछ उपाय प्रयोग में भी लाते हैं, परंतु आज के युग में ये सब उपाय बहुत कम प्रयोग में लाए जाते हैं। आजकल अधिकतर लोग लू या गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर के पास इलाज कराने चले जाते हैं। तो ये जो है लोग जानते तो हैं लेकिन इस तरीके के उपायों का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग ज़्यादातर डॉक्टरों से दवाई लेने में विश्वास करने लगे हैं। प्रश्न नंबर 11, लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? लेखक जो है पाठ में हमें अपनी माँ की तुलना जो है बतख से करते हुए नजर आते हैं। कैसे? इसका उत्तर इस प्रकार है कि लेखक ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन के फॉर्म में एक बतख को फार्म में जो है वो देखते हैं, अंडे सेते हुए देखते हैं। तो लेखक जो है वो दिल्ली के दिलशाद गार्डन के एक फार्म में बतख को देखते हैं, जहाँ पर वो बतख क्या करती है, अपने अंडों को सेती है। जी, अंडों को सेना मतलब कि वो अपने पंखों के नीचे अंडों को छुपा के रखती है, जिससे कि गर्माहट से सेने की एक प्रक्रिया होती है जिससे अंडों से बच्चे निकलते हैं। उस बतख ने अपने सभी अंडों को पंखों में छिपा रखा था ताकि कौवे, चील आदि से उनकी रक्षा की जा सके, और साथ ही अपने पंखों के नीचे रखने के एक कारण ये भी बन जाता है जिससे कि वो अन्य जो पक्षी हैं जिससे जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उनसे बचा भी सके। और इस तरीके से बतख जो है अपने अंडों को बचाने के लिए अपने पंखों के नीचे रखती है और साथ ही उनको चील कौवों से बचाने के साथ साथ ही उन्हें सेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भी करती है। पास में बैठे हुए कौवे की ताक से बचाकर कभी कभी वो पूरी सावधानी से उन्हें उलट पुलट कर लेती है। पास में बैठे हुए कौवे पर पूरी सतर्कता से दृष्टि जमाए रखती है। जब अंडे उसके पंखों से छिटक जाते हैं तो वह बड़ी सावधानी और कोमलता से उन्हें दोबारा पंखों के भीतर समेट लेती है। और अंडों का आकार जैसा कि हमने देखा है कि थोड़ा सा इधर उधर होने पे वो किस तरीके से लुढ़कते हैं, तो जब पंखों के नीचे से वो लुढ़कते हैं तो बड़ी ही सावधानी से वो उन अंडों को भी फिर से अपने पंखों के नीचे समेट लेती है। लेखक को उसकी माँ अपने आंचल में छिपाए रखती थी। उसके रोने, मारने, काटने के बावजूद भी वह उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती थी, उसे अपने पेट से चिपकाए रखती थी। इस प्रकार लेखक की माँ और बतख दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इन्हीं आधारों पर लेखक ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। जिस तरीके से लेखक ने देखा कि बतख अपने बच्चों को या फिर अपने अंडों को बचाती फिरती है और साथ ही उसको दुलार करती है, वैसे ही उसको अपनी माँ का दुलार, प्यार, स्नेह और उनका बाहरी दुनिया से बचाव करते हुए याद आता है कि वो भी किस तरीके से बतख की तरह उन्हें बचाती रहती है। प्रश्न नंबर 12,
बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन बिस्नाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बिस्नाथ ने बिस्कोहर में जो बरसात होती है उसका वर्णन किया है, पाठ में हमने इस वर्णन को देखा है किस तरीके से बताया गया, उसी का उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। बिस्कोहर लेखक का पैतृक गांव है। बिस्कोहर की वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बिस्कोहर में जो वर्षा है वो अचानक से नहीं आती, पहले बादल घिरते हैं, फिर गड़गड़ाहट शुरू होती है, पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है, ऐसा लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। अब ये कोई पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं कि जहाँ पर एकदम से ही बारिश हो गई, एकदम से ही धूप आ गई, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया है जिसमें पहले बादल आते हैं, गड़गड़ाहट होती है, आकाश बादलों से घिर जाता है, फिर मानो दिन में ही रात हो गई हो, फिर बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की रिमझिम संपूर्ण वातावरण को संगीतमय बना देता है। यानी बारिश होती है, उसकी आवाज़ से पूरा का पूरा वातावरण जो है बारिश की आवाज़ से संगीतमय हो जाता है। छत पर चढ़कर जब लेखक आती हुई वर्षा को देखता है तो उसे लगता है मानो घोड़ों की कतारें दौड़ी चली आ रही हैं। जिस तरीके से बरसात की बूंदें तेजी से गिरती चली आती है, ऐसा लगता है घोड़ों की कतारें जो है वो दौड़ती हुई चली आ रही हैं। दूर से वर्षा की बौछार अपनी ओर आती हुई लगती है। आंधी चलने पर घरों के छप्पर उड़ जाते हैं। कई दिन लगातार वर्षा होने पर घरों की दीवारें तक गिर जाती हैं और लगातार वर्षा होने पर जो घर की दीवारें हैं वो भी नम पड़कर जो है गिर जाती हैं। भीषण गर्मी से परेशान पशु पक्षी वर्षा से जो है खुश हो जाते हैं। पहली बरसात में नहाने से खुजली फुंसी आदि सब ठीक हो जाते हैं। इस ऋतु में जुगनू कीड़े मकोड़े मच्छर केचुआ जोक आदि बहुत मात्रा में पैदा हो जाते हैं। वर्षा होने के कारण अनेक वनस्पतियां दोबारा जन्म लेती हैं। आपने देखा ये कि बरसात के पानी से कितना हरियाली हर तरफ हो जाती है। शहरों में नहीं होती लेकिन फिर भी जो भी खाली जगह होती है वहाँ पर किस तरीके से घास वगैरह उग जाती हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये सब वर्षा का प्रभाव होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो यहाँ पर लेखक ने जो भी पाठ में बताया वो आम जीवन में भी देखने को मिलता है, जिसको उन्होंने उसको बड़ी ही सरलता से और सहजता से एक एक करके उन्होंने बताया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी देते हैं। कैसे? फूल जो कि हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, तो फूल जो है वो सिर्फ कलर के लिए नहीं होते, खुशबू के लिए नहीं होते, यानी उनसे रंग और खुशबू के अलावा भी काम मिलते हैं, उनसे हमें फ़ायदे मिलते हैं। किस रूप में? दवा के रूप में। तो ये भी हमें पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि फूल जो है सिर्फ खुशबू के लिए, गंध यानी खुशबू के लिए नहीं होते, और या फिर उनके जो तरह तरह के रंग है उनसे आकर्षित होने के लिए नहीं होते, वो हमें दवा भी देते हैं। कैसे? फूल सारे वातावरण को सुगंधित करते हैं, जिससे मनुष्य का मन जो है क्या हो जाता है? आनंद से भर उठता है। किंतु फूल जो है केवल गंध ही नहीं देते, भोजन और दवा भी देते हैं। कमल, हरसिंगार, कटहल, सेमल के फूल, मटर, आम के बौर आदि के फूल जो होते हैं वो मनभावन गंध बिखेरते हैं। अब यहाँ पर ये जितने भी नाम बताए गए हैं, और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिसमें पहले फूल खिलते हैं और वही फूल जो है वो सब्जी का या फल का रूप लेते हैं। तो ये फूल क्या हो गए? हमारे खाने के रूप में काम आ गए। सरसों के फूल गांव के खेतों में दूर तक लहराते हैं, इनसे तेल निकलता है। गांव में भरभंडा बहुत होता है, इसे सत्यानाशी भी कहते हैं। ये फूल दवा के काम आता है। आँख आ जाने पर इसका दूध आँख में लगाया जाता है। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं, जिसके कारण वह ठीक रहता है। बेर के फूल की गंध में एक अजीब सा नशा होता है। इसका फूल सूंघने से बर्र और ततैया का डंक झड़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार गाँवों में, आप जहाँ पे भी एक पीले रंग का जो कीड़ा है, जो मधुमक्खी की तरह कुछ कुछ दिखता है, पीले रंग का होता है, वो काटता है, बहुत ज़्यादा उससे सूजन और दर्द हो जाते हैं। तो इससे भी बचने के जो है तरीके जो हैं, ये फूल जो है दवा के रूप में हमारे काम आते हैं। इनका डंक झाड़ता है वो। इस प्रकार कई फूल जो है वो दवा का काम भी करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि केवल फूल जो हैं वो गंध ही नहीं देते बल्कि दवा भी देते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रकृति सजीव नारी बन गई। प्रकृति जो है एक सजीव यानी जीती जागती नारी के रूप में दिख रही है। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति जो है वो नारी सौंदर्य संबंधी कारण स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो पंक्ति लिखी है यहाँ पर लेखक ने, इसमें लेखक जो है इसमें प्रकृति में नारी के रूप को क्यों देख रहा है, नारी के सौंदर्य को किस कारण से देख रहा है। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बिस्कोहर की माटी की उस औरत को बिस्नाथ प्रकृति के किन किन रूपों में देखता है। यानी बिस्कोहर की माटी इस पाठ के आधार पर वो उस औरत को बिस्नाथ जो है प्रकृति में क्यों देखता है, उसमें ऐसा क्या है जिससे उसे लगता है कि बिस्कोहर की औरतों के से अधिक सुंदर कहीं की औरत नहीं हो सकती। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि बिस्कोहर की जो औरतें हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत कहीं और औरतें नहीं हैं। या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं
कि बिस्नाथ मान ही नहीं सकते कि, ये एक पंक्ति है जहाँ से आगे बात कहते हैं लेखक पाठ में, बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कोई औरत ही नहीं हो सकती। उम्र में स्वयं से लगभग 10 बरस बड़ी उस औरत के सौंदर्य को बिस्नाथ ने प्रकृति के माध्यम से कैसे चित्रित किया है, ये हमें उत्तर देकर बताना है। लेखक का कहना है कि जाड़े की धूप और चैत्र मास की चांदनी में अधिक अंतर नहीं होता। लेखक का क्या मानना है कि जो जाड़े की धूप होती है और चैत्र मास की जो चांदनी होती है उसमें खास अंतर नहीं होता, यानी उसके चांदनी में इतना प्रभाव होता है जो जाड़े की धूप में होता है। वो दोनों को सिमिलर ही मान रहे हैं। बरसात की शीतल चांदनी में जैसी मधुरता और सौंदर्य की मात्रा अधिक होती है, वैसी ही मधुरता मानो बिस्कोहर की उस स्त्री में भी है जिसे लेखक ने पहली बार संबंधी के यहाँ देखा था, रिश्तेदारों के यहाँ देखा था। उसे देखकर लेखक ने ऐसा अनुभव किया मानो बरसात की चांदनी रात में जूही की गंध आ रही हो। चांदनी और जूही के फूल में बहुत समानता होती है। जो चांदनी है और जूही के जो फूल है उसमें काफ़ी समानता होती है। चांदनी और फूल, गंध तीनों प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वह नारी लेखक के लिए स्त्री नहीं थी, बल्कि जूही की लता बन गई थी। बिस्नाथ उसमें आकाश, चांदनी और गंध को देखता रहता था। कई वर्षों के बाद जब लेखक उस सुंदर स्त्री से मिला तब उसने बहुत साहस जुटाकर उससे कहा कि जो तुम्हें पा जाएगा पागल हो जाएगा। इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य में लेखक को नारी सौंदर्य का अनुभव होता रहा। अब अपने रिश्तेदार के यहाँ वो जिस औरत को देखता है, जिसकी खूबसूरती को देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि जितनी खूबसूरती नारी सौंदर्य उसको बिस्कोहर में दिखती है, उतनी सुंदरता जो है वो कहीं और नहीं दिखती। और उसको वो सुंदरता जो है प्रकृति के सौंदर्य से तौलता हुआ नजर आता है। जितनी सुंदरता हमें चांद की चांदनी में दिखता है और आप कह सकते हैं यहाँ पर जूही में दिखती है, उसी तरीके का प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर नारी सौंदर्य से जोड़ते हुए लेखक उसे महसूस करते हैं। और एक बार जब वो उससे मिलते हैं तो वो उससे ये भी बोलते हैं कि जो तुम्हें पा जाएगा वो पागल हो जाएगा, यानी उसके सौंदर्य की जो अपारता है जिसको नापा नहीं जा सकता, उसको वो इस तरीके से बयां करते हुए नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 लेते हैं। ऐसी कौन सी स्मृति है, याद है, जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? मृत्यु का बोध यानी मृत्यु की समझ, मृत्यु की जानकारी, मृत्यु से संबंधित जो जानकारी है उसकी एक अजीब तौर से जानकारी मिलती है, उसका जुड़ाव मिलता है। ऐसी कौन सी याद है? लेखक 10 वर्ष की आयु में एक सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया था। जब लेखक 10 साल के ही थे तो उनका एक अपना अनुभव है जहाँ पर वो एक सुंदर स्त्री से के आकर्षण में आ गए थे, यानी वो उसे पसंद कर रहे थे, उसके प्रति पूरी तरह से आसक्त थे, यानी पूरी तरीके से वह उसके प्रति आकर्षित थे। उसके सौंदर्य को देखकर वो 10 वर्ष की आयु में उस औरत को पसंद कर रहे थे। उन दोनों में 10 वर्ष का अंतर था। कहने का मतलब है कि 10 वर्ष का अंतर है तो लेखक 10 के हैं और 10 वर्ष का अंतर है तो वो स्त्री जो है वो 20 वर्ष की है। इसलिए उसके सामने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। वह स्त्री उसकी स्मृतियों में सदैव बसी रही और इस तरीके से वो स्त्री जो है उसकी यादों में हमेशा, किसके? लेखक की यादों में हमेशा बसी रही। लेखक उसे चाहकर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार अजीब सी व्याकुलता यानी बेचैनी जो है लेखक के मन में उस औरत के संबंध में हमेशा बनी रही। एक बार बड़े गुलाम अली ने पहाड़ी ठुमरी गाई थी। तो यहाँ पर एक गायक है जिनका नाम लेते हुए बताते हैं कि गुलाम अली जो पहाड़ी ठुमरी उन्होंने गाई थी, जिसमें उन्होंने गाया था कि अब जो आओ साजन सुने अकेले में तो याद करें। इस ठुमरी को सुनकर तो रुलाई ही आ जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य में भी लेखक उसी स्त्री को देखता था। उसे लगता था कि सफ़ेद फूलों की भांति उस स्त्री ने भी सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी हो। वो उन सफ़ेद फूलों की तरह उस स्त्री को भी महसूस करता है। जो सफ़ेद फूल प्राकृतिक सौंदर्य देते हैं, वैसे ही वो स्त्री भी जो है सफ़ेद साड़ी पहने हुए अपने सौंदर्य को बिखेर रही है। उसने अपने काले घने बाल संवारे हुए हैं। शायद उसकी आंखों में कोई पीड़ा छुपी हुई है। स्त्री का यह आकर्षक रूप और उसकी स्मृति लेखक को अजीब मृत्यु का सा बोध कराती है और इस तरीके से वो इस याद से मृत्यु का बोध करता हुआ नजर आता है। प्रश्न नंबर 16 लेते हैं। बिस्कोहर की माटी से उकेरे गए मतलब कि पेश किए गए ग्रामीण जीवन यानी कि गांव के जीवन की उन बातों पर चर्चा कीजिए जो आज के जीवन में प्रेरक, मोटिवेशनल हो और शिक्षाप्रद हो, जो आपको जानकारी दे, शिक्षा दे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो बिस्कोहर की माटी पाठ में ये हमें बताया गया है ग्रामीण जीवन से, जो हमारे लिए बड़ी ही मोटिवेशनल हो सकती है, हमें जानकारी दे सकती है। बिस्कोहर की माटी पाठ में उन ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है
चर्चा की गई है जो आज के जीवन में भी प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। तो आज के जीवन में भी वो अप्लाई की जा सकती हैं, इतनी प्रेरक और शिक्षाप्रद हैं वो। और वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने का वर्णन करके ये बताया है और जताया है कि माँ अपने बच्चे का पालन पोषण बहुत ही प्यार और दुलार से करती है। ऐसे में बच्चे का कर्तव्य बन जाता है कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सम्मान भी दे। तो ये तो बिल्कुल ही एक बहुत ही प्रेरक बात है और ये कभी भी बदली नहीं जा सकती है। तो ये ऐसी बात, तो एक पाठ में पहली बात ये बताई गई है। आधुनिक समय में अधिकतर माताएं जो है वो कामकाजी हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाती। माँ के दूध का बच्चे के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। इस पाठ में उजागर किया गया है कि माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने पर माँ और बच्चे के बीच आत्मीय संबंध बन जाता है। इस संबंध की तुलना किसी और संबंध से नहीं की जा सकती। प्रस्तुत पाठ में यह भी बताया गया कि गांव के प्राकृतिक वातावरण, पशु, खेत खलिहान आदि का वर्णन भी किया गया है। इसमें पेड़ पौधों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे वृक्षारोपण का मतलब वृक्षों को लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, इस बात को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया गया है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा भी दी गई है। तो इस पाठ में हमें प्रेरणा देने वाली और शिक्षाप्रद बातें यही है कि माँ और बच्चे के बीच का जो संबंध यहाँ पर चर्चा की गई है उसकी बात, और दूसरा यहाँ पर प्रकृति से संबंधित जो जानकारी दी गई है वो प्रेरक है आज के ज़माने में भी और शिक्षाप्रद भी है। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। बिस्कोहर की माटी में लेखक द्वारा भोगे गए यथार्थ को, यानी बिस्कोहर में रहते हुए लेखक ने जो यथार्थ जिया है, यथार्थ यानी जो सच जिया है उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है, उसको हमें बताना है। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बिस्कोहर की माटी में गांव की प्रकृति और जनजीवन का जो यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया, इस कथन पर हमें उदाहरण देते हुए बात को स्पष्ट करनी है। तो कहने का अर्थ है कि बिस्कोहर में रहते हुए लेखक ने जो वास्तविक जीवन जिया है, जिस पर कोई मुखौटा नहीं है, वास्तविकता है, यथार्थ है, उसको हमें बयान करना है। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक बताता है कि पूरब टोले के पोखर में कमल के फूल खिलते हैं, जिसकी से संबंध में कोइया से संबंधित हमने जानकारी पिछले प्रश्नों में भी ली है। भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन उन्हीं कमल पत्रों पे परोसा जाता है। कमल के नाल को भसीन कहते हैं। आसपास कोई बड़ा कमल का तालाब था। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खांचों में सिर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते थे। ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता है। फिलहाल गांव में जो ककड़ी है, कमल ककड़ी है, उसको गांव में नहीं खाया जाता है। जो कमल का बीज है यानी कमलगट्टा, उसको खाया जाता है। कोइया जो है एक जल पुष्प होता है जिसे कुमुद भी कहते हैं और इसे कोका बेली भी कहते हैं, जो हमने पिछले प्रश्नों में भी इसे डिस्कस किया है। शरद ऋतु में ये पोखर और तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से खिलते हैं। और लेखक को ये भी भ्रम था कि ये सिर्फ उसी के गांव में होता है, लेकिन जब वो वैष्णो देवी यात्रा पे गया तो पंजाब के रेलवे लाइन्स पर उसने साइड में देखा है इनको उगते हुए, पनपते हुए। कोइया की बहार होती है। लेखक बहुत दिनों तक ये समझता था कि कोइया केवल उसके गाँव में ही होता है। उन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़ा भी बहुत आता है। लेखक को सिंघाड़े से भरे हुए तालाब से उठती हुई गंध के साथ हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी। लेखक और उसके मित्र तालाबों से आती हुई गंध को सूंघते और आवाजों को सुनते। पाठ में लेखक ने तरह तरह के फूलों, फलों आदि का भी वर्णन किया है। जैसे कि हमने पिछले प्रश्नों में भी डिस्कस किया कि लेखक ने हमें पाठ में ये भी बताया है कि फूल सिर्फ गंध के लिए यानी खुशबू के लिए और रंगों के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं कि हम उनके रंगों को और खुशबू को देखकर और सूंघकर जो है आकर्षित ही होते हैं, वो हमें एक दवा के रूप में भी लाभ पहुंचाते हैं। कुछ फूल और फल दवा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। लू से बचने के लिए बच्चों की धोती या कमीजों में प्याज को बांध दिया जाता है, इसकी भी चर्चा उन्होंने बताई। आम का पना, कटहल, जामुन जैसे ना जाने कितने ही फलों का वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। और प्रकृति का वर्णन जो है उन्होंने कई फायदे गिनाते हुए, और प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है इसके फायदे गिनाते हुए, साथ ही प्रकृति को एक नारी सौंदर्य के साथ जोड़ते हुए भी दिखाया है। तो लेखक ने बहुत बड़े स्तर पर जो है अपने नजरिए को यहाँ पर पेश किया है। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। बिस्कोहर की माटी लेखक के मन में क्यों रच बस गई थी? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बिस्कोहर की चर्चा करते हुए हमें ये पता लगता है कि लेखक जो है उसके मन में वो रच बस गई है बिस्कोहर की माटी। क्यों? इसके पीछे के क्या कारण, ऐसी क्या खास बात है वहाँ? लेखक को अपना गांव जो है बहुत प्यारा है, प्रिय है। वह सोचता था कि उसके गांव जैसा कोई दूसरा गांव इस पूरे विश्व में नहीं हो सकता। बिस्कोहर की माटी का जो लेखक है उसके मन में बस जाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण इस प्रकार है।
लेखक के मन में अपने शैशव काल यानी बच्चा अपने बचपने में माँ के साथ गुजारे हुए सुखद क्षणों की याद रच बस गई है। दूध पीते समय वो माँ को बहुत तंग करता था, परंतु माँ उसे फिर भी दूध पिलाना नहीं छोड़ती थी। खाट पर लेटे लेटे वे माँ के दूध के साथ चांदनी भी पीता है। छोटे भाई के जन्म के बाद लेखक के हिस्से में गाय का दूध आ जाना, माँ का दूध उसे छोड़ना पड़ा। फिर बाल्यकाल के सुखद क्षणों की, बाल्यकाल जिसमें बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत चलने फिरने लग जाता है, कुछ तुतलाने लगता है, तो उसके भी सुखद क्षण जो है, उसकी स्मृतियाँ लेखक के मन मस्तिष्क पर छाई हुई हैं। गांव के खेत खलिहान, प्राकृतिक सौंदर्य, फूल और बरसात, ये भी कभी नहीं भूलते। उसे मिट्टी की गंध तथा फूलों से उठती हुई मनमोहक सुगंध आज भी याद है। गांव के सभी फूलों और फलों के नाम वह नहीं भूल पाया है आज भी। एक बात लेखक को आज भी भुलाए नहीं भूलती, वह है 10 वर्ष की आयु में अपने से 10 वर्ष बड़ी स्त्री के प्रेम में खो जाने की स्मृति। एक ऐसी याद जिसे लेखक आज भी नहीं भूल पाया है कि वो जब 10 वर्ष का था तो अपने से 10 वर्ष बड़ी एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाना जो है, उसकी यादों में आज भी रचा बसा है। अपने संबंधी के घर उस स्त्री को देखकर लेखक का मोहित हो जाना, उसे प्रकृति के सौंदर्य में भी वही स्त्री दिखाई देना, वह उसे जीवन भर पा तो नहीं सका, परंतु उसकी यादें जो है उसके मन में सदा के लिए बस गई। और यही सब कारण है जिसकी वजह से लेखक जो है बिस्कोहर की माटी जो है रच बस गई है उनके मन मस्तिष्क पर। प्रश्न नंबर 19, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर हमें बरसात में और बरसात के बाद की जो प्रकृति का वर्णन किया गया है और ग्रामीण जीवन की जो विशेषताएं बताई गई है उसको बताना है। लेखक का कहना है कि बिस्कोहर में वर्षा जो है अचानक से नहीं आती है। पहले आकाश में काले काले बादल धीरे धीरे घिरते हैं, फिर गरजते हैं और अंत में फिर बरसते हैं। बादल बरसने का एक दृश्य अनुपम होता है, अनुपम अनोखा होता है, मतलब आप उसे बड़े ही रोचक ढंग से देखना पसंद करेंगे। और फिर मूसलाधार बहुत जोरों की बारिश के दौरान लेखक को ऐसा आभास होता था मानो घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी चली आ रही हो। वर्षा होने से पशु पक्षी खुशी से झूम उठते थे, पेड़ पौधों की सुंदरता देखते ही बनती थी। वर्षा होते ही आप देखते ही हैं कि किस तरीके से चारों ओर और हरियाली बढ़ जाती है। किंतु गांव में अधिक वर्षा होने से खेतों में पानी भर जाता था, जिससे ग्रामीण लोगों को जो नित्य कर्म है उसमें परेशानी उठानी पड़ती थी। जलाने वाली जो लकड़ियां होती थी उसके गीले हो जाने पर भोजन पकाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और फिर लेखक के गांव में प्राकृतिक सुंदरता जो है मनोहारी उठती थी, मन को हरने वाली जो है प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पे देखने को मिलती थी। धान, भुट्टा, सनई के पौधे, करेले, खीरे, तुरई आदि की लताओं से पूरे खेत पट जाते थे। ये जितने भी नाम गिनाए हैं इनकी लताएं होती हैं, लताएं फैलती हैं, इनमें ही जो है ये सारे जो इसमें सनई के पौधे, करेले जो हैं, खीरे, तुरई, ये सब इन लताओं में ही पनपते हैं। लेखक को तालाब के जल में स्नान करके बहुत सुख मिलता था। उसे ऐसा लगता था मानो अभी अभी नीले जल से कोई देवी देवता प्रकट होंगे। खेतों की मेड़ों पर सिंचाई के लिए बनाई गई नालियों में बहते हुए पानी का स्वर भी जो है लेखक को बहुत मधुर लगता था। कहने का मतलब है कि गांव का और ग्रामीण क्षेत्र का जो वर्षा ऋतु के दौरान जितना भी नज़ारा मनमोहक हो जाता है वो उसके दिल दिमाग में छा जाता है, बस जाता है, और जिसकी वजह से वो बिस्कोहर की माटी को भुला नहीं सकता। प्रश्न नंबर 20 लेते हैं। वर्तमान समय में माताएं अपने नवजात यानी अभी पैदा हुए ही शिशुओं को दूध नहीं पिलाना चाहती हैं। इस विचार में माँ और बच्चे पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? या फिर इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार है। टिप्पणी कीजिए। वर्तमान समय में माताएं जो है अपने नवजात शिशु को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती। इसके कई कारण हैं। दूध ना पिलाने का पहला कारण है उनका नौकरी करने जाना, उनकी अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में बालक दूसरा दूध पी सके, इसके लिए वे प्रारंभ से ही डिब्बे के दूध की आदत डाल देते हैं। दूसरा कारण एक तो ये है कि माताओं को अपने नवजात शिशु से अधिक चिंता अपने शारीरिक सौंदर्य की होने लगती है। उन्हें लगता है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनका शारीरिक सौंदर्य जो है कम हो जाएगा, परंतु उनका ऐसा सोचना सही नहीं है। हमारे विचार से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी है, जो कि सच है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। जितने भी पोषक तत्व आप बाहरी चीज़ों से एक एक करके अलग अलग चीज़ों से दे सकेंगे बच्चों को, वह उतना ही सारा पोषक तत्व माँ सिर्फ एक अकेले माँ के दूध से ही बच्चे को मिल सकता है। वो इतना पोषण वाला होता है। जन्म लेने के बाद से लेकर 6 महीने तक बच्चा जो है केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। माँ का दूध ना होने पर अथवा कम होने की स्थिति में उसे बाहरी दूध का सेवन भी करना पड़ता है। माँ का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ
आहार होता है, जरूरी होता है, इसलिए वो मिलना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 21, बिस्कोहर माटी के आधार पर सिद्ध करना है कि ये ग्रामीण जीवन के रूप रस गंध को उकेरने वाला एक मार्मिक लेख है। यानी ये पाठ जो है वो ग्रामीण जो जीवन है उसका जो रूप उन्होंने पेश किया है, जो रस पेश किया है, जो गंध पेश किया है, उसको उकेरने वाला एक बहुत बेहतरीन लेख है बिस्कोहर की माटी का पाठ। तो वो कैसे है ये बताना है। बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। सजीव चित्रण का मतलब होता है इस तरीके से उसको बोलना, बताना या लिखना कि आप उसे पढ़ते हुए जो है महसूस कर सके, ऐसा लगे कि जैसे आप उसी ग्रामीण क्षेत्र में हो, तो वो सजीव हो जाता है, एकदम ऐसे रियल सा फील होता है। शरद ऋतु में गांव के गड्ढों में पानी के भरने से, सिंघाड़े के सफ़ेद पुष्पों से भरे तालाबों में से सुगंध के साथ अजीब सी ध्वनि निकलने के साथ साथ लेखक ने तरह तरह के फल और सब्जियों का उल्लेख भी किया है पाठ में। गांव के तालाब से कमल पत्र लाकर उसने भोजन परोसने, बैंगन, करेले और खीरे की बेलों से खेत के भर जाने के साथ साथ आम, कदम, अमरूद, शरीफा आदि के फूलों का भी वर्णन किया है। इन सब के कारण ग्रामीण परिवेश को समझना आसान हो गया है। पाठ से ऋतुओं के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी बदलता जाता है। ऋतु के अनुसार जो है प्रकृति का सौंदर्य भी बदलता है और उसके अनुसार वर्णन भी बदल जाएगा। तो प्रकृति में जो दिखेगा हम और लेखक तो वही बताएगा। तो जब ऋतु बदली तो प्राकृतिक सौंदर्य भी बदलेगा और प्राकृतिक सौंदर्य बदलेगा तो उसका वर्णन भी बदलेगा। जैसे वर्षा ऋतु के आने पर कुत्ते, बकरी, मुर्गी का खुश होकर उछलना और केंचुए, जुगनू, मच्छर जैसे कीड़े मकोड़ों के बढ़ जाने का उल्लेख हुआ है। और वर्षा के समय नालियों से बहते हुए जल की ध्वनि का मधुर संगीत प्रतीत होना। लेखक द्वारा शरद ऋतु में तालाब के नीले जल में उसमें देवी देवता के प्रकट होने की बात, लेटी हुई माँ के पेट से चिपककर दूध पीने के साथ साथ चांदनी के पीने का उल्लेख, रोगों के उपचार में ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का प्रयोग किया जाना आदि से ग्रामीण संस्कृति का आभास होने लग जाता है। जिस प्रकार लेखक ने पाठ में गांव के दृश्य उकेरे हैं वे सहज ही पाठक के नेत्रों के समक्ष, आपकी आंखों के सामने वो जो सीन है वो फील होता है, आपको चित्र की भांति जो है प्रस्तुत हो जाते हैं, इसलिए उसको जीवंत वर्णन कहा जा रहा है। और इस तरीके से लेखक ने उसे पेश किया है कि हर कोई जो है उसको एकदम उस को फील कर लेता है। तो इसलिए ये एक मार्मिक लेख है, यानी एक आप कह सकते हैं एक बेस्ट रचना है जिसमें आपको ग्रामीण का क्षेत्र का वर्णन बेहतरीन तरीके से मिल सकता है। प्रश्न नंबर 22 लेते हैं। बिस्कोहर की माटी के आधार पर बिस्नाथ के गांव की 2 विशेषताएं हमें बतानी है जो आपको अच्छी लगी, कारण भी साथ में बताना है। तो लेखक ने जो भी बिस्कोहर के विषय में जानकारी दी है, ग्रामीण क्षेत्र के विषय में जानकारी दी है, उसमें से हमें कौन सी सबसे बेहतरीन लगी है वो बताते हुए उसका कारण भी बताना है। तो उसमें से 2 बातें जो बहुत ही अच्छी लगने वाली है वो ये है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने का जो वर्णन किया है और बताया है कि ये कितना ज़रूरी है, वो बहुत सही बात है। और माँ का बच्चे का बहुत प्यार दुलार के साथ पालन पोषण करना, ऐसे में बच्चे का भी कर्तव्य हो जाता है कि वो बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सम्मान दे। माँ के दूध का बच्चे के लिए बहुत अधिक महत्व होता है, वह इस पाठ में उजागर किया गया है। माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने पर माँ और बच्चे के बीच आत्मीय संबंध बन जाता है और माँ और बच्चे के संबंध की जो तुलना है वो किसी और संबंध से नहीं की जा सकती है। इसकी जो जानकारी दी है वो बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि एक अलग ही दर्जे की और बेहतरीन और प्रेरक और आज के दौर में भी अप्लाई करने वाली एक जानकारी है। दूसरी बात यह कि प्रस्तुत पाठ में गांव के जो प्राकृतिक वातावरण, पशु, खेत खलिहानों आदि का वर्णन किया गया है, पेड़ पौधों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने जैसी बातें की गई हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा उससे हमें मिलती है। प्रश्न नंबर 23 लेते हैं। बिस्कोहर की माटी के लेखक की अपने गांव और गांव की नारियों के बारे में क्या मान्यता है और क्यों समझाना है। और साथ ही इस प्रश्न को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि उन कारणों की चर्चा करनी है जिनके आधार पर लेखक का मानना है कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव या वहाँ की महिला से सुंदर कोई महिला हो ही नहीं सकती। तो लेखक जो है कहीं ना कहीं पाठ में हमें ये बताते हुए नजर आते हैं कि उनका ये मानना है कि बिस्कोहर जैसा सुंदर गांव नहीं हो सकता और बिस्कोहर में मिलने वाली जो औरतें हैं उनके जैसा सौंदर्य कहीं नहीं मिल सकता या फिर उनके जैसे सुंदर महिलाएं और कहीं नहीं देखने को मिल सकती। तो बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर लेखक को ये लगता है कि उसके गांव से सुंदर और अच्छा गांव अन्यत्र यानी कहीं और नहीं है। उसके गांव की स्त्रियों से बढ़कर कहीं और कोई सुंदर स्त्री नहीं है। अपने इस कथन की पुष्टि के लिए उसने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है जिससे कि ये बात साबित हो जाए और उसके कई उदाहरण भी दिए हैं। बरसात के दिनों में गाँव की सुंदरता और बढ़ जाती है। जाड़े और चैत की चांदनी में प्रकृति की सुषमा
अद्वितीय हो जाती है। जो उसकी सुंदरता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेखक ने बिस्कोहर की पहली सुंदर स्त्री को 10 वर्ष की आयु में देखा था, जिसे वह आजीवन यानी कि जीवन भर वो उसको भूल नहीं पाया। वह उसे प्रकृति की सुषमा भी दिखाई पड़ती थी, यानी प्राकृतिक सौंदर्य में भी वो उस स्त्री को महसूस करता था। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी जैसा दिखता है। नारी के शरीर से उसे बिस्कोहर की फसलों की गंध आती थी। गांव के फलों फूलों जड़ी बूटियों और गांव की सुंदरता को बढ़ाने वाले तालाबों आदि को लेखक आज भी याद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्न जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आप बहुत कुछ पाठ से संबंधित समझ चुके हैं। आपके सामने कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, अपनी तरीके से उस उत्तर को लिख सकेंगे। आपको पूरे नंबर मिलने की पूरे चांसेस हैं। और इस तरीके से इस पार्ट के से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, चैप्टर भी एक्सप्लेन किया, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से वीडियोस देखें, आप अपने चैप्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें चैप्टर को समझकर। साथ ही उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, वीडियो को देखें, पढ़ें, इसे समझें, रटें नहीं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता आप दूसरी बार भी वीडियो देखें, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर को समझें। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है एक ही जैसे होते हैं, सब में एक ही उत्तर दोहराए जाते हैं, एक ही प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लग रही, यूज़फुल लग रही है, आपके काम आ रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल के साथ यूं ही बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें।